जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम डेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए दोस्तों हम स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक दोस्तों मानवाधिकार होगा, यानी कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है। पिछली बार भी दोस्तों यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए थे, तो इस बार इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों देखिए, यह है यूपी पुलिस का सिलेबस, जिसमें से मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखिए स्टैटिक वाले में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे कि मेरे दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है। देखिए आज हम मानवाधिकार ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद हम पढ़ा चुके हैं, भारत के पड़ोसी देश और उसके बीच संबंध पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा चुके हैं, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव पढ़ा चुके हैं, साइबर क्राइम पढ़ा चुके हैं, वस्तु एवं सेवा कर पढ़ा चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस आपके करवा चुके हो साथियों, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ा चुके हैं। लगभग दोस्तों आधे ज़्यादा सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। और भी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों लेकर के आने वाला हूँ। ये सब चीज़ें मैं कहाँ से करा रहा हूँ दोस्तों, आपको बता दें, ये हमारी ई बुक्स है। इसको हमने पूरा बेहतरीन तरीके से अपडेट कर दिया है यूपी पुलिस 2024 के क्वेश्चन के साथ तक, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं दोस्तों। देखिए सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेंगे? तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके और व्हाट्सअप करके ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। देखिए प्ले लिस्ट में जैसे जाते दोस्तों, ये देखिए हमने एक प्ले लिस्ट बना दिया स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से। 2.0 इसलिए रखा दोस्तों, ये आपका अपडेटेड वर्जन है, ठीक, सभी एग्जाम्स के लिए, तो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा संविधान की क्लासेस करवा दी है, ये देख लीजिएगा। भूगोल की करवा दी है दोस्तों, करंट अफेयर करवाया हुआ है, इतिहास करवाया, इसके अलावा संपूर्ण हिंदी पढ़ाई हुई है और यूपी स्पेशल भी पढ़ाया हुआ है। तो जा करके प्ले लिस्ट में वहाँ देख लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। इसके अलावा जिनको चाहिए दोस्तों हमारी ई बुक या पीडीएफ, दोस्तों जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे ई बुक वाले कॉलम में। जैसे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाते हैं आप, तो देखिए ये देखिए आपको मिल जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की ई बुक दोस्तों मात्र 50 रुपीज़ में। आप इसे पे करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों भूगोल की यानी जियोग्राफी की मिल जाएगी, भारतीय जियोग्राफी की 50 रुपये में। इसी तरीके से दोस्तों भारतीय इतिहास की मिल जाएगी। और ये हमारा कंप्यूटर बैच है 199 रुपीज़ में दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए यूपी SSS, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, एजीटीए हो, बीपीओ हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, सबके लिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों ये है हमारा स्ट्रैटेजी के, जिससे मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ 99 रुपीज़ में दोस्तों। आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेटेड है, ठीक है। और दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों के लिए। अगर कोई करना चाहता है दोस्तों उसको जोड़िएगा और आप भी जुड़िए। चलिए, और ये हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, यानी आप अगर हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाते हो वहाँ दोस्तों आपको सारी ई बुक्स आपको दिख जाएंगी। जो भी आप चाहिए वो ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी की हो, यूपी स्पेशल हो, या फिर कोई जीके जीएस की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, क्या है? मानवाधिकार आयोग। क्या दोस्तों? मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में आज हम देखेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। चलिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मानवाधिकार की, तो मानवाधिकार की दोस्तों तो आपको पता है मानवाधिकार 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या? मानव प्लस अधिकार, मानव प्लस अधिकार, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर बना है मानव प्लस अधिकार, जिससे आप समझ गए दोस्तों कि मानव का अर्थ किसी भी मनुष्य से होगा। अधिकार मतलब दोस्तों उसके लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, उसके कुछ राइट्स होंगे, जो चीज़ों के लिए वो मतलब कि अपने चीज़ों को बखूबी निभा सकते हैं। यानी कि मनुष्य को दिए जाने वाले कुछ अधिकार ही क्या होते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं, ठीक है। यानी बात करते हैं दोस्तों तो मानवाधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी अगर आप मनुष्य है दोस्तों तो आपको कुछ चीज़ें जो मिलती हैं छूट, वही क्या होती है दोस्तों? मानवाधिकार कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वही क्या कहलाती है? आपके मानवाधिकार कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि यद्यपि आपको बता दो दोस्तों कि मानवाधिकार की कुछ झलक अपने भारत के संविधान के दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकारों में भी दिखती है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे अधिकार हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या सर मानवाधिकार और मौलिक अधिकार सेम चीज़ हैं? तो देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ, समझिएगा। क्या है कि यद्यपि
भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसे दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आपको पता होगा कि भैया भारतीयों के लिए दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि मानवाधिकार से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है, मगर इन पे भी अभी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको पता है भाग 3 में आपको मानवाधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में। तो याद रखेंगे, यद्यपि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, जिसे किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त है दोस्तों, तो आपको पता है उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए कि हम मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। परंतु वर्ष 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है, जो किसी राष्ट्र या राज्य की सीमाओं से भी परे है। एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जो हमारा ये मौलिक अधिकार है ना, ये केवल को दोस्तों अपने भारत तक ही सीमित है। क्या है, भारत तक ही सीमित, क्योंकि दोस्तों भारत का कानून है, तो ये भारत तक ही सीमित है। मगर दोस्तों जो बात आती है मानवाधिकार के, कुछ मानवाधिकारों की, तो साथियों ये भारत तक ही सीमित नहीं होते, आप दोस्तों पूरे विश्व में इनकी चर्चाएं चलती हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं बात करूं, देखिए अब एक लाइन समझिएगा कि मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी जबकि मौलिक अधिकार दोस्तों देश में रहने वाले नागरिकों को होते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों भारतीय मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, जो भारत में रहते हैं उनके लिए होगा केवल, मगर मानवाधिकार की बात करते हैं दोस्तों पूरे मनुष्यों के लिए, पूरे मानव समाज के लिए दोस्तों ये अधिकार होते हैं। जैसे चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो दोस्तों यूरोपियन हो, चाहे वो एशियाई हो, मतलब किसी भी आप कॉन्टिनेंट में रह रहे हो दोस्तों, सबके लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं एक समान, उसे हम मानवाधिकार कहते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलिए वैसे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, मगर फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आपके यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था, ठीक है, जो एग्जाम हुआ था, और यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया था, 2 बार पूछा जा चुका ना। तो याद रखिएगा कि 2006 में, क्या मेरे दोस्तों, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर दोस्तों मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2006 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल के क्या किया गया, तो मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, जिसका नाम दोस्तों अब क्या कर दिया गया, 2006 में बदल के इसका नाम कर दिया गया मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया दोस्तों। पहले क्या था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था, अब मानवाधिकार परिषद कर दिया गया दोस्तों। ये यूपी पुलिस 2024 और जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि मानवाधिकार परिषद गठन कब किया गया, 2006 में किया गया। देखिए ये जेल वार्डन में पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका मतलब गठन किया गया था। देखिए याद रखेंगे 2006 में दोस्तों किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया, ठीक है। यानी किसका दोस्तों, मानवाधिकार परिषद दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए बात आती है दोस्तों इसकी, तो इसका गठन किसके द्वारा हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ। आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा चुने गए थे, यानी टोटल 47 राष्ट्र, ठीक है, 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा इसका क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि परिषद की सदस्यता, जो दोस्तों ये परिषद है ना, कौन सा, मानवाधिकार परिषद, इसकी सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित दोस्तों। इनकी सीटों का वितरण भी निम्न प्रकार से किया गया, यानी हर एक लोगों को दोस्तों इसकी सीटें प्रदान की गई हैं। जैसे अफ्रीकी देशों को दोस्तों 13 सीटें मिली है, ठीक है। एशिया प्रशांत देश को दोस्तों 13 सीटें मिली हैं। लैटिन अमेरिका व कैरिबियन देशों को दोस्तों 8 सीटें दी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों दोस्तों 7 सीटें दी गई हैं, और पूर्वी यूरोपीय देशों दोस्तों 6 सीटें प्रदान की गई हैं, ठीक है। यानी सभी लोगों को दोस्तों समान तरीके से इसमें हिस्सा दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे कि परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो दोस्तों ये परिषद है, इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनका कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का। देखिएगा दोबारा सुन लीजिएगा कि
परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य पुनः चुनाव के लिए दोस्तों पात्र नहीं होगा। जैसे दोस्तों आप समझिएगा, जैसे इनका कार्यकाल कितना है दोस्तों, एक बार कार्यकाल कितना होता है 3 साल। मान ले दोस्तों कोई व्यक्ति ए है, ये दोस्तों एक बार चुन के आ गया, 3 साल ये रहा, फिर दोस्तों दोबारा फिर चुनाव लड़के फिर जीत सकता है, यानी 6 साल तक ये कोई भी व्यक्ति 6 साल तक लगातार रह सकता है। अब सोचे 6 साल तक मैं रह लिया, अब फिर से 3 साल ले जाऊँ, फिर दोस्तों वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि जैसे आपको पता है कि अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति केवल और केवल दोस्तों 2 बार ही बन सकता है कोई व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। उसी तरीके से दोस्तों इस परिषद में कोई भी सदस्य लगातार 2 कार्यकाल तक ही सेवा दे सकता है, ठीक है, यानी 6 साल लगातार, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए वही दोस्तों बात कर लें कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, ये 4 साल का होता है। ये आपके यूपी पुलिस जेल वार्डन ने पूछा गया, ठीक है। जो संधि विशेषज्ञ होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों 4 सालों का होता है और बाकी दोस्तों इनका कितने का हो रहा है, इनके परिषद के सदस्यों का दोस्तों 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम मानवाधिकारों का इतिहास देख लें। क्या देख लें, इतिहास देख लें दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते और पूछे गए भी हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों इतिहास, तो देखिए मानवाधिकारों के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, क्या दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, तो आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 3री बैठक में की गई थी दोस्तों। कब की गई, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जो होती थी उसकी 3री बैठक दोस्तों कब हुई थी, 10 दिसंबर 1946 दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई, जिसे हम पेरिस संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मानवाधिकारों घोषणा कब की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को कहाँ की गई, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों, ठीक है। ये आपके यूपीएसआई 2021 के पेपर में भी पूछा गया। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ से आपको याद करना है कि देखिए ये डेट याद करना, मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई है वो 10 दिसंबर 1948 को हुई है। तब से दोस्तों 10 दिसंबर को, इसीलिए हम 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और ये दिवस जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस में भी पूछा गया कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस मना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। कब, 1948 में, कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखना कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है मेरे दोस्तों, थोड़ी सी जो छूट मिलती है लोगों को, कुछ नियम कानून कि आपको ये करने की आज़ादी दी जाती है, उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे आपको पता है कि अपने भारत दोस्तों संविधान, अपने यहाँ मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, मौलिक अधिकार को, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं ना। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जो अधिकार आपको मिलते हैं उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसे कह लीजिए देखिए मानवाधिकार को वैसे भी मानव अधिकार कहते हैं, और वहीं दोस्तों मैग्ना कार्टा को भी हम अधिकार कहते हैं, यानी कि इसलिए हम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को हम मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कह देते हैं। और दोस्तों जो ये बैठक हुई थी ना, कौन सी, 10 दिसंबर 1948 वाली, कहाँ, पेरिस में। इसमें दोस्तों टोटल 58 देशों ने भाग लिया था। कितने, 58 देश के सदस्यों ने भाग लिया था। और इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, याद रखें दोस्तों, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो इलेनोर रूजवेल्ट दोस्तों इसके चेयरमैन थे। किसके दोस्तों, जो बैठक हुई थी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इलेनोर रूजवेल्ट। और दोस्तों याद रखेंगे, देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए वही होगा, चाहे आप ड्राफ्टिंग कमेटी कह लें और चाहे हिंदी में इसको मसौदा समिति कह लें। तो दोस्तों मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इलेनोर रूजवेल्ट थे। दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। और दोस्तों जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था
इसका किसका मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो किसने किया था? तो जॉन पीटर्स हम्फ्रे द्वारा इसका दोस्तों क्या किया गया था? इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इस बैठक में आपको बताया हमने कि 58 देशों ने भाग लिया था, और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से दोस्तों हंसा मेहता जी ने भाग लिया था। आपको पता होगा वही हंसा मेहता जो दोस्तों आपके संविधान सभा में दोस्तों महिला सदस्य थी। उन 15 महिलाओं में से ये हंसा मेहता भी थी। ठीक है, संविधान सभा की जो चल रही थी दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों में से जो 15 महिलाएं थी उनमें से एक हंसा मेहता थी, जिन्होंने दोस्तों इस बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, ये देखिए आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्या कि दोस्तों क्या कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि, क्या संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि जिसे हम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संघपत्र है। ठीक है, क्या है? अधिकार संधि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संघपत्र है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। दोस्तों ये भी मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, और ये पूछा गया था आपके यूपीएससी 2017 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर क्या साथियों, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो ये प्रस्ताव किसने पास किया? तो संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। दोस्तों याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? तो दोस्तों ये है संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। दोस्तों ये यूपी पुलिस 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वही बात कर लें कि मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखेंगे मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तेहरान में हो। देखिए यूपीएससी 2014 में पूछा गया, मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तेहरान में हुआ। दोस्तों तेहरान किसकी राजधानी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तेहरान किसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में हुआ, जो कि दोस्तों 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक चला था। ठीक है, यानी रखेंगे कि 22 अप्रैल को शुरू हुआ था, 13 मई तक चला था 1968 में। ठीक है, पहला मानवाधिकारों को लेकर के पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। अब बात करते हैं अपने यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। यह एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों यह कैसा निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अपने मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं, अपने देश के यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2024 में अभी लेटेस्ट पूछा गया था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ। क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली में। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रवृत्ति कैसी है? तो सलाहकारी दोस्तों सलाह देता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। दोस्तों ये यूपीएससी 2021 और यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993। किस अधिनियम के द्वारा? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। कौन करता है? तो मानवाधिकार आयोग। ठीक है, चलिए और यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों रंगनाथ मिश्र जी। कौन से? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे। और वर्तमान में दोस्तों कौन है? तो साथियों याद रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी। कौन? श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी। ठीक है, और नोट करके दोस्तों लिख लेंगे कि अभी तक क्या दोस्तों, अभी तक कोई भी महिला दोस्तों मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है। अभी तक कोई भी महिला मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है। और दोस्तों एक दोस्तों बात था, याद रखेंगे कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के निर्देशों का पालन करना चाहिए। दोस्तों ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। मतलब दोस्तों अगर थाने में पुलिस वाले हैं तो उन्हें भी दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण का प्रयोग मतलब निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। ये DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार वाद में कहा गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि साथियों मानवाधिकार संरक्षण संशोधन किया गया। दोस्तों तो मानवाधिकार संरक्षण
अधिनियम था उसमें 2019 में संशोधन किया गया। तो क्या क्या संशोधन हुए हैं तो इसके बारे में ये चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपके संशोधन की। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया। ठीक है, और यह बिल दोस्तों कौन सा था? तो यह बिल दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करता है दोस्तों। यानी ये देखिए मेन कौन सा था दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, इसमें संशोधन करना था। तो 2019 में दोस्तों कब पेश किया गया लोकसभा में? 8 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, अब संशोधन क्या क्या किया गया दोस्तों, ये देखिए आपके यूपी पुलिस 2024 से पूछ भी लिया गया, 2014 में और यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों? तो आपको बता दें कि संशोधन क्या किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह रहा हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह रहा हो। ठीक है, यानी समझिएगा क्या कह रहा है, या तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हो, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हो, तो दोस्तों वह अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, वह अध्यक्ष बन सकता है। देखिए इस कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि वो देखिए जो आपके मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन बनेगा दोस्तों, या तो दोस्तों अभी वो भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हो, या फिर दोस्तों कभी वो न्यायाधीश रह चुका हो। पहले दोस्तों वर्तमान वाला होता था, अब दोस्तों इसमें क्या बढ़ा देगा कि दोस्तों वो कभी भी न्यायाधीश रह चुका हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वो भी दोस्तों बन सकता है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यानी कि उस जैसे मान लें दोस्तों जो भी लोग आज तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं दोस्तों, उनमें से कोई भी दोस्तों क्या बन सकता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, चाहे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहा हो, ठीक है, चाहे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या फिर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश रहा हो, वो बन सकता है। यूपी पुलिस में पूछा गया दोस्तों, यूपीएसआई में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनके कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल पहले दोस्तों 5 वर्ष या 70 वर्ष होता था। यानी कि चाहे जल्दी जो दोस्तों जल्दी पूरा जाए, मान ले दोस्तों कोई व्यक्ति 68 साल का है, ठीक है, तो दोस्तों वो केवल 2 ही साल आपका रह पाए। क्यों? क्योंकि 5 साल से पहले दोस्तों, ठीक है, 5 साल से पहले उसका 70 साल पूरा हो जाएगा ना, तो या तो 5 साल या फिर 70 वर्ष तक था, है ना। पहले क्या था इनका कार्यकाल? 5 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक, उसे संशोधित करके दोस्तों अब वर्तमान में क्या कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, यानी संशोधन करके दोस्तों इनका जो कार्यकाल है मानवाधिकार के अध्यक्षों का, ठीक है, अध्यक्ष का दोस्तों उनका कितना कर देगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। पहला दोस्तों क्या होगा? अध्यक्ष होगा, जो दोस्तों कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। पहले दोस्तों केवल मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, पहले क्या होता, संशोधन के पहले क्या था कि केवल और केवल दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ही बन पाता था। देखिए मान ले दोस्तों अभी कोई मुख्य न्यायाधीश है, ये रिटायर होगा तो इन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा। जो पहले भी कभी मुख्य न्यायाधीश थे वो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, उनको दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता था। एक बार दोबारा सुन लें, अगर कहीं कन्फ्यूजन से मैंने कुछ बता दिया हो तो याद रखिएगा। पहले क्या था, संशोधन के पहले क्या था कि केवल और केवल दोस्तों सेवानिवृत्त हुए जो मुख्य न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट के या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वही दोस्तों बन पाते थे। मगर अब दोस्तों जो न्यायाधीश है ना वो भी बन सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश आपको पता है 33+1 होते शायद, ठीक है, तो ये 33+1 कोई भी बन सकता है। ठीक है, चलिए तो अध्यक्ष बता दिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक सदस्य कहाँ से आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकृत दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। एक दोस्तों और 2 सदस्य कहाँ से होंगे दोस्तों? दूसरा क्या होगा कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, देखिए गर्मी की वजह से थोड़ा सा फिसल रही है, समझिएगा। देखिए पहला सदस्य कौन सा होगा? तो एक सदस्य दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। देखिए अध्यक्ष तो एक होगा, इसके अलावा दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट से आएगा और, ठीक है, इसके अलावा दूसरा सदस्य क्या होगा? हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दोस्तों हाई कोर्ट किसी भी राज्य का हाई कोर्ट से एक सेवा चाहे कार्यरत हो या फिर सेवानिवृत्त, यानी कि वो मतलब कि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो वहाँ से, तो वो भी आएगा। इसके अलावा तीसरा सदस्य कहाँ से आएगा? तो दोस्तों मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव तथा विशेष जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति, तो तीसरा सदस्य इसका आएगा। ठीक है, और इसके अलावा चौथा कौन सा होगा दोस्तों? चौथा भी दोस्तों मानवाधिकार संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी रखने वाला व्यक्ति, यानी 2 दोस्तों विशेष जानकारी वाले सदस्य आएंगे। इसके अलावा 5वां कौन आएगा? तो दोस्तों 5वां कौन आएगा? तो मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव या विशेष जानकारी रखने वाली एक महिला आएगी। ठीक है, कार्य अनुभव अथवा दोस्तों विशेष जानकारी रखने वाली कोई एक महिला। देखिए समझिएगा, एक दोस्तों क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट से कोई आएगा, ठीक, एक सुप्रीम कोर्ट से कोई आएगा,
ठीक है, समझिएगा एक बार दूसरी देखिएगा। एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सदस्य आएगा, एक दोस्तों हाई कोर्ट से सदस्य आएगा, और दोस्तों 2 आपके जो मानवाधिकार को जानने वाले दोस्तों पुरुष आएंगे, और एक दोस्तों महिला आएगी। ठीक है, यानी अभी दोस्तों 5 सदस्य देख ले। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ कौन कौन जुड़े होंगे दोस्तों? पदेन अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जो वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होंगे वो जुड़े होंगे, और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे वो जुड़े होंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा दोस्तों, देखिए अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा, और अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष होगा, और महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, और पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होगा दोस्तों। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग जो होगा वो होगा, और एक विशेष आमंत्रित होता है। कौन होता है? राष्ट्रीय बाल विकास, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त दोस्तों। इतने लोग होते हैं इसके समिति में, यानी कि टीम में। ठीक है, तो दोस्तों 5 अन्य सदस्य होंगे। इसके अलावा पदेन सदस्य भी बुलाए जाते हैं, और एक विशेष आमंत्रित किसको करते हैं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त को। ठीक है, ये चीज़ समझ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही बनाया जाएगा। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए इनकी दोस्तों क्या होता है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। तो याद रखेंगे कि जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं दोस्तों, देखिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया था। दोस्तों जो ये सारे सदस्य हैं ना, एक बार मैं दिखा दूँ, ये जो सदस्य आएंगे ये सब है ना, ये सब जो आएंगे, अध्यक्ष आएगा, ये जो 5 सदस्य और आते हैं, इनको कैसे दोस्तों लाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आपसे पूछेगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों 6 सदस्यीय समिति बनती। उस 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा? तो मैं आपको बता दूँ, एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष होगा, तीसरा राज्यसभा के उपसभापति होंगे, चौथा संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, अथवा केंद्रीय गृह मंत्री, तथा दोस्तों राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को नियुक्त करता है। ठीक है, सदस्यों और अध्यक्ष को नियुक्त करता है दोस्तों। इसमें इतने लोग कौन कौन होंगे, एक बार दोबारा बता दो आपको। उस समिति में जो चुनते हैं, प्रधानमंत्री होगा, ये तो अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, संसद के दोस्तों दोनों सदनों के ना, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा, दोनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अध्यक्ष व सदस्यों कार्यकाल कितना होगा मैं बता दूं। वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक बार दोस्तों अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। ठीक है, अगला है इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की जांच पर उन पर दोस्तों दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो। यानी कि इनको कब हटाया जाएगा? जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करें और उन पे दोस्तों दुराचार या असमर्थता का दोस्तों आरोप सिद्ध हो जाए, इन्हें हटा दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में दोस्तों। यह भी पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दी हमने कि भैया इनका दोस्तों जो 5 साल से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है ना। देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2006 में प्रस्तुत किया गया था। अब दोस्तों इसके सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके कुछ शक्तियाँ देखते हैं, कार्य और शक्तियाँ, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। जैसे दोस्तों मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, अगर किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों दोस्तों उल्लंघन होता है तो उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों को बता दें कि आयोग किसी भी, समझिएगा आयोग और कौन से पावर होते हैं इनके अंदर। तो दोस्तों आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण और उनमें सुधार के सुझाव भी दे सकता है। भैया देखिए ये लोग क्या होते हैं, ये मानवाधिकारों का जो भी उल्लंघन हो, मान लो किसी जेल में गए, वहाँ इन्हें लगा कि कैदियों को सही से रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर खाने की व्यवस्था नहीं है सही से, दोस्तों उनको जेल अधिकारी दोस्तों समझा सकते हैं, उनको सुधार करने के निर्देश भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। मान लो दोस्तों कोई राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, मानवाधिकारों दोस्तों उल्लंघन करती है, तो उनको दोस्तों मतलब उनके कदम को रोकने के लिए दोस्तों, उल्लंघन को रोकने के लिए दोस्तों कोई एक ठोस कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। अगला है देश के लोगों के मध्य दोस्तों मानवाधिकार संबंधी जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को उनके अधिकार बताना, भैया ये चीज़ें आपके अधिकार हैं, आप इनको जानिए। ठीक है,
चलिए, न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना। मान लो दोस्तों किसी मानवाधिकार हनन के मामले में दोस्तों कोई जेल वेल गया दोस्तों, उसमें हस्तक्षेप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों के कार्य क्षेत्र के क्या दोस्तों, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, उनको प्रोत्साहन देना। इसके अलावा मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना। ठीक है, अगला है इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। मतलब मान लें दोस्तों किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और दोस्तों जिसका उल्लंघन हुआ उसे दोस्तों हर्जाने या फिर खर्चाने की जरूरत है, तो उसकी सिफारिश भी ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। दोस्तों जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा वो राष्ट्रपति महोदय को दोस्तों पेश करेगा, और वो रिपोर्ट जो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी भी जाएगी। चलिए, तो ये समझ गए दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार। अब थोड़ा राज्य मानवाधिकार के बारे में देखते हैं दोस्तों, अपने राज्य मानवाधिकार यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, लखनऊ में होगा। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति दोस्तों बालकृष्ण नारायण जी, है ना, है ना, BK नारायण। ठीक है, BK नारायण भी आपसे कहेगा तो भी आप समझिएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो 7 नवंबर 2002 को। कब दोस्तों, 7 नवंबर 2002 को। याद रखेंगे दोस्तों, अब तक देश के 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। यानी कि अभी तक दोस्तों आपको पता है कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें दोस्तों 26 राज्यों में दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ याद रखेंगे तो साथियों, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2006 में परिवर्तन किया गया दोस्तों। अब इसमें सदस्यों की संख्या 5 से घटा के 3 कर दी गई ना, ये मैं पहले ऊपर बता भी चुका हूँ। चलिए, अब दोस्तों देखिए बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, ये मैं पढ़ा चुका हूँ साथियों ना, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ साथियों, तो ये हम देख रहे थे कि राज्य मानवाधिकार के बारे में हमने बता दिया था दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हमने बताया भी था दोस्तों। 26 राज्यों में टोटल दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से 26 राज्यों में दोस्तों क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, और आपको बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में दोस्तों मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करता है जो संविधान की राज्य सूची व समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं में दोस्तों राज्य मानवाधिकार का पावर होता है। देखिए, जो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो किसी भी मामले में दखल कर सकता है ना, मगर दोस्तों राज्य मानवाधिकार वाला जो होता है वो राज्य सूची में ही और समवर्ती सूची में ही कर सकता है काम। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए, अब तो जानकारी की बात करते हैं तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। आपको पता है इसमें कई सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा राज्य मानवाधिकार आयोग में और 2 अन्य सदस्य होंगे। आपको बता दें कि आयोग का अध्यक्ष दोस्तों उच्च न्यायालय, जैसे वहाँ उच्चतम न्यायालय था, यहाँ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या दोस्तों न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है दोस्तों। यानी सभी के सभी सदस्य क्या होंगे, न्यायाधीश, मतलब कि न्यायाधीश ही होंगे। ठीक है, एक जो मुख्य होगा दोस्तों वो दोस्तों अध्यक्ष हो सकता है ना, जो अध्यक्ष होगा दोस्तों वो क्या होगा, समझिएगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि जो सेवा से दोस्तों हट चुका हो उच्च न्यायालय से, मुख्य न्यायाधीश वो, या फिर दोस्तों एक न्यायाधीश। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो दोस्तों पता है यूपी में दोस्तों 160 न्यायाधीश हैं टोटल। ठीक है, 159 + 1 दोस्तों, जो मेन वाला है वो भी दोस्तों अध्यक्ष बन सकता है, और जो इसके अलावा 159 है दोस्तों वो भी बन सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेसर है दोस्तों इसमें दोनों चीज़ों में। चलिए, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या फिर दोस्तों राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जिसे 7 वर्षों का अनुभव दोस्तों, या कोई व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव दोस्तों, वो भी इस आयोग का सदस्य बन सकता है। जो दोस्तों अन्य सदस्य हैं हमने बताया, एक सदस्य और 2 अन्य सदस्य। तो अन्य सदस्यों में से बताया हमने कि दोस्तों कौन कौन बन सकता है, या तो दोस्तों जो जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो जिसे 7 साल का अनुभव हो, या फिर कोई विशेष जानकारी रखने वाला वो भी बन सकता है। इसके अलावा चौथा क्या दिया है कि दोस्तों इस आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की समिति की अनुशंसा पर करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग हैं इनके दोस्तों नियुक्ति कौन करेगा, दोस्तों राज्यपाल
कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल दोस्तों एक समिति की सिफारिश पर करते हैं, परंतु इन्हें हटाने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता दोस्तों, यानी राज्य में नियुक्ति तो कर देगा राज्यपाल, मगर हटा नहीं पाएगा, हटाएगा राष्ट्रपति ही। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जो समिति होती है जो इनकी नियुक्ति करती है राज्यपाल के साथ, ठीक है, इस समिति के प्रमुख के रूप में दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री होगा। मेन कौन होगा? मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता अन्य सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक है, इतने लोग। और तो इनका कार्यकाल भी कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है कि आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य ना तो केंद्र सरकार और ना ही दोस्तों राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि अगर दोस्तों कोई भी राज्य मानवाधिकार आयोग को कोई अध्यक्ष या फिर दोस्तों सदस्य बनता तो वो किसी भी सरकारी चीज़ों में नहीं आ पाएगा दोस्तों, यानी ना ही केंद्र सरकार में काम कर सकता है, ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद पे काम नहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। चलिए, अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो याद रखें दोस्तों। मानवाधिकार आयोग की, समझिएगा, मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल गठन दोस्तों 1961 में किया गया था और यह दोस्तों मानवाधिकार के संरक्षण के रूप में कार्य भी करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ब्रिटेन में है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, इस संस्थान को 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया। इसके अलावा 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से भी इसको नवाजा गया। और इसका दोस्तों एक कोटेशन है, इसका एक सिद्धांत है कि कमरे को, समझिएगा, कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर होता है। तो ये इसका क्या है? इसका कोटेशन है किसका दोस्तों? एमनेस्टी का। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के दोस्तों कुछ अनुच्छेद हैं, यानी टोटल 30 अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जानते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है मेरे दोस्तों? ये देखिए, ये आपके संविधान वाले अनुच्छेद नहीं है, ये मानवाधिकार आयोग के अनुच्छेद हैं। ठीक है, 1 क्या कहता है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता होती है, यानी सभी व्यक्ति समान रूप से दोस्तों उनको स्वतंत्रता और समानता समान रूप से होती है। ठीक है, समझिएगा। चलिए दूसरा क्या कहता है कि सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक, सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक, इस मामले में दोस्तों जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सबको दोस्तों समान अधिकार होंगे, सबको समान आज़ादी होंगे। ऐसा नहीं दोस्तों को वो लड़के तो उसके अधिकार छीन ले जाएंगे, वो किसी अलग जाति का तो उसके अधिकार छीन जाएंगे, वो किसी अलग भाषी का है तो उसके अधिकार छीनेंगे। मतलब सबको बराबर अधिकार और आज़ादी मिलेगी, आपका आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और स्वायत्तित्व सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 4 कहता है गुलामी स्वतंत्रता। दोस्तों गुलामी, आपको गुलाम कोई बना नहीं सकता दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस 2018 में ये अनुच्छेद भी पूछा गया था। चलिए अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी को शारीरिक यातना दी जाए। दोस्तों शारीरिक यातना न दी जाए, ना ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार किया जाए। भैया किसी को शारीरिक यातना दी जाए, मतलब मान लिया दोस्तों किसी को आप बांध के मार रहे हैं, ठीक है, आप निर्दयता पूर्व दोस्तों किसी से व्यवहार कर रहे हैं, या फिर दोस्तों अमानुषिक, जो दोस्तों मानवता से परे हो, वैसी चीज़ें आप ना करिए। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 5 कहता है। अगर करते हैं तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृत प्राप्त अधिकार होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि विधि के समक्ष समता एवं समानता दोस्तों जो आपके संविधान में बताया गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि कानून की निगाह में सभी समान है और सभी बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा के भी अधिकार हैं। ठीक है, यानी सब लोग कानून की नज़र में क्या हैं? बराबर हैं और सबको कानूनी सुरक्षा भी बराबर मिलेगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 8 कहता है सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का अधिकार। यानी आप अदालतों की दोस्तों कारगर सहायता पा सकते हैं, यह आपके अनुच्छेद 8 बताया गया। अगला है अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना, नज़रबंद करना या देश से निकाल देना दोस्तों ये भी आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन है आर्टिकल 9 के तहत। ठीक है, मान लिया किसी को आप पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले गई बिना बताए दोस्तों, ये भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उससे नज़रबंद करके रख रहे हैं, ये भी क्या है? मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है। ठीक है, चलिए अगला 10 क्या कहता है कि सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चय करने के मामले में,
ठीक है। 11वां क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप हो वह तब तक अपराधी नहीं होगा दोस्तों जब तक कि दोस्तों उस पर अपराध सिद्ध ना हो जाए। मान लो दोस्तों किसी को मर्डर केस में दोस्तों ले जाया गया, उसकी सुनवाई चल रही है, तो अभी दोस्तों वो दोषी नहीं है जब तक कि अदालत उसे सजा न दे दे कि हाँ आप इस दोष के लिए इतनी सजा भुगत रहे हैं, तब तक वो दोषी नहीं है, ये कहा गया अनुच्छेद 11। चलिए अनुच्छेद 12 कहता है कि किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा का अधिकार, यानी किसी के परिवार पे आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, किसी एकांतता को नहीं भंग कर सकते हैं, पत्र व्यवहार को भंग नहीं कर सकते दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 12 कहता है। चलिए 13 का कहता है कि देश के सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने व बसने का अधिकार, ठीक है, तथा देश छोड़ने या वापस आने का अधिकार, यानी देश में कहीं भी घूम सकते हो दोस्तों, देश से बाहर आ जा सकते हो, विदेश जा सकते हो और विदेश से फिर वापस आ सकते हो, ये आपका आर्टिकल 13 कहता है। 14 क्या कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने का अधिकार। मान लो किसी व्यक्ति को सताया जा रहा है, किसी विशेष कम्युनिटी को सताया जा रहा है दोस्तों, वो दूसरे देश में जाकर के शरण ले सकती है, ठीक है, ये आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, अगला है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष नागरिकता का अधिकार होगा दोस्तों, यानी वो किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता ले सकता है दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्या है, विवाह एवं परिवार का अधिकार, यानी आप अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं और परिवार यानी बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 16 में बताया गया। अगला 17 का है निजी संपत्ति रखने का अधिकार दोस्तों, आप निजी संपत्ति अपनी संपत्ति भी रख सकते हैं, ये 17 कहा गया है। 18 में क्या कहा गया, विचार, अंतरात्मा और धर्म की आज़ादी का अधिकार दोस्तों, कोई भी धर्म आप मानिए, कोई भी विचार सोचिए, कोई भी अंतरात्मा से कोई चीज़ें आप कर सकते हैं, यह आपका 18 अनुच्छेद कहता है। 19 का कहता है दोस्तों कि विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों होता है, ये आपका विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों, आर्टिकल 19 आप संविधान में जाएंगे तो उसी दोस्तों सेम है ना दोस्तों, याद रखेंगे, विचार और उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ सोचने की स्वतंत्रता उसकी है, अनुच्छेद 19 तहत। 20 का कहता है सभा करने और समिति बनाने का अधिकार दोस्तों, ये भी आपको संविधान में मिल जाएगा, ये वाला भी, तो अनुच्छेद 20 क्या है, सभा कर सकते हैं और समिति भी बना सकते हैं। आर्टिकल 19 का कहता है दोस्तों कि यानी मतदान करने का अधिकार है, मतदान में मत में हिस्सा लेने का अधिकार है, ठीक है। 22 का कहता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। 23 का कहता है दोस्तों रोजगार का चुनाव करने और काम करने में संरक्षण का अधिकार है, मतलब आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों आप जात से दोस्तों धोबी है तो आप कपड़ा धुलेंगे, मतलब कोई भी चीज़ें आप कर सकते हैं, मतलब जो आप चाहें वो चुन सकते हैं, ये 23 कहता है, ठीक है। 24 क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार दोस्तों, आपको पता है कि जैसे संडे के दिन अवकाश होता है दोस्तों, ये आपका अधिकार है, ये 24 अनुच्छेद 24 कहता है, ठीक है। अगला है 25 का है कि अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार, जच्चा बच्चा को खास सहायता और सुविधा का अधिकार, यानी कि आप अच्छा जीवन जिए, इसके लिए अच्छी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, उसका अधिकार हो। जच्चा बच्चा यानी कि जच्चा बच्चा को भी दोस्तों क्या है, खास सहायता का अधिकार और सुविधा का अधिकार है। चलिए 26 का कहता है शिक्षा का अधिकार दोस्तों, आपका आर्टिकल 26 कहता है। 27 की बात कर लें तो स्वतंत्रता पूर्वक समाज में सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार, मतलब सांस्कृतिक जीवन में आप हिस्सा ले सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक समाज में, ठीक है। 28 का कहता है ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके, ठीक है। 29 क्या कहता है, देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी यहाँ से कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। 29वां क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो, ठीक है। और आपका लास्ट क्या कहता है 30 नंबर, इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए जिससे अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश हो सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हमने सारा दोस्तों मानवाधिकार आयोग आपके समक्ष रख दिया है। तो दोस्तों अब ये चीज़ें हम किससे पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हमारी एक ई बुक है, ये आपको मिल सकती है दोस्तों 99 रुपीज़ में, आप इसको परचेज कर सकते हैं, कहाँ, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के, या दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, ठीक है, ओनली व्हाट्सअप पर दोस्तों आप इसी नंबर पे पे करके 99 रुपीज़ दोस्तों हमसे स्क्रीनशॉट दे करके दोस्तों हमसे ये ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाइए दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ा रखी, और हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के सारी चीज़ें आप परचेस कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।